हेलो दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे कि जेआरएफ को कैसे क्रैक किया जाए इकोनॉमिक्स में। और आप जैसे जानते हो, खासकर जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होगा, कि इकोनॉमिक्स में जेआरएफ निकालना थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ होता है दूसरे सब्जेक्ट के अपेक्षा। तो दो दोस्त मेरे हैं और जो जिन्होंने जेआरएफ को क्रैक किया है और सेल्फ स्टडी के थ्रू क्रैक किया है। और ख़ासकर अब जैसे आप जानते होंगे, और मैं बहुत लोगों से भी मिलता हूँ, खासकर जब से जेआरएफ के बेसिस पर पीएचडी एडमिशन होने लगा है तो जेआरएफ का क्रेज़ काफ़ी बढ़ा है और उसके कारण कोचिंग संस्थाओं का काफ़ी बाज़ार बढ़ गया है और लोगों के अंदर काफ़ी एंजाइटी है कि जेआरएफ होगा कि नहीं होगा। तो इस चैनल के माध्यम से हमारा यही प्रयास होता है कि सेल्फ स्टडी के माध्यम से कैसे आप जेआरएफ निकाल सकें। और जो दोस्त हैं जो जेआरएफ निकाले हैं मेरे आसपास, उनके एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के साथ साझा किया जाता है। तो सत्यम, आपसे स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम सत्यम है और मैं अभी सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज़ एंड प्लानिंग जेएनयू में पीएचडी का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मैंने अपना मास्टर्स बीएचयू से कंप्लीट किया है और मैंने जेआरएफ की परीक्षा 2 बार दिसंबर 2023 और जून 2024 में 2 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है। जून 2023 के स्कोर्स के बेसिस पे ही मुझे पीएचडी जेएनयू में एडमिशन मिला है। शुभ्रांशु, आप भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम शुभ्रांशु है। मैं गोपालगंज बिहार का निवासी हूँ और मैंने जून 2024 में अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया हूँ और मैं अभी सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडी एंड प्लानिंग जेएनयू में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो सत्यम, आपसे स्टार्ट करते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि अभी जो जो जेआरएफ का कटअप है काफ़ी हाई जा रहा है। खासकर मैं पॉलिटिकल साइंस से आ रहा हूँ और इस बार हमारा सबसे हाईएस्ट कटअप गया था। और दूसरा बात ये भी है कि जेआरएफ से अब पीएचडी एडमिशन भी हो रहा है, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हैं। तो जेआरएफ का एक काफ़ी क्रेज़ सा बढ़ गया है और काफ़ी बच्चों में एंजाइटी भी आ गई, खासकर जो पीएचडी करना चाह रहे हैं। तो आपका स्ट्रेटजी क्या था? सबसे पहले अपना रिसोर्सेज बताइए, आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया था, रिसोर्सेज कैसे इस्तेमाल किए थे आपने। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पीवाईक्यूज, नोट्स, रिवीजन, इस सब का क्या। मैंने जेआरएफ के लिए तैयारी जून 2023 में स्टार्ट की थी, क्योंकि मुझे दिसंबर 2023 का अटेम्प्ट देना था। अब मैंने 3-4 महीने पहले अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। पेपर 2 के लिए मैंने जो मेरे मास्टर्स में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे उनकी प्रिपरेशन मैंने बुक से और क्लास नोट से की थी। और पेपर 1 के लिए मैंने पीवाईक्यूज़ पे ज़्यादा फोकस किया था और एक केवीएस मदान की, जो ऑलमोस्ट सभी लोग यही एक बुक ही इस्तेमाल करते हैं पेपर फर्स्ट के लिए मैंने उस किताब को पढ़ने के बाद 30 से 35 पीवाईक्यू सेट्स सॉल्व किए थे। ये मेरी ब्रीफ स्टोरी थी कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें सत्यम एक चीज़ और जानते हैं, जैसे आपको पता है कि इकोनॉमिक्स का जो आप नेट जेआरएफ का सिलेबस देखिएगा तो काफ़ी ब्रॉडर है। तो इसको बताइए कि आप रिसोर्सेज, जैसे आपने बताया कि आपने मास्टर्स का जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, क्लास नोट्स था, उसके बेसिस पर अपने रिसोर्सेज को कवर किया था, सिलेबस को कवर किया था। जो दूसरे सब्जेक्ट की अपेक्षा जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो थोड़ा अलग ऐसे है कि इसमें कुछ पार्ट ऐसे हैं जो थियोरेटिकल पार्ट है। जैसे इन पहले टाइम से हम देखते हैं कि थियोरी के क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे। अभी 2023 या कहें 2022 से एक ऐसा ट्रेंड आया है जहाँ पे कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पेपर का फोकस इंडियन इकोनॉमी के डायनामिक पार्ट की तरफ ज़्यादा होता जा रहा है। तो सबसे पहला तो अप्रोच ये मेरा रहा कि मैंने अपना स्टैटिक पोर्शन, जो थियोरेटिकल पोर्शन होता है, उसको अच्छे से कंप्लीट किया था और मैंने इंडियन इकोनॉमी और जो इकोनॉमिक्स जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस थे उनकी प्रैक्टिस मैंने अलग से की थी। फॉर एग्जांपल, मैंने इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि मेरे सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी नहीं था, तो मैंने इंडियन इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की बुक प्रेफर की थी। और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के लिए जो कोर्स में मेरे सब्जेक्ट में पढ़ाया जा रहा था, मैंने उसी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे। क्योंकि नेट की परीक्षा में अगर वो मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स के भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आई थिंक इतना इनफ होता है कि जो आपके मास्टर्स के कोर्स में पेपर हो, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स का, इकोनॉमेट्रिक्स का या फिर मैथमेटिक्स का, उसकी अगर आप अच्छे से कवर कर लें, उसको अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपके नेट के परीक्षा के जितने भी प्रश्न होते हैं वो सारे ऑलमोस्ट सही हो जाते हैं। तो शुभ्रांशु, आपसे भी जानने की कोशिश करते हैं, जैसे सत्यम ने बताया कि उन्होंने सिलेबस को कैसे कवर किया था, तो आपसे भी मेरा सेम क्वेश्चन है कि आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया था और सिलेबस को कैसे कवर किया आपने। मेरी स्टडी ये थी कि सबसे पहले जिस ईयर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके 4-5 साल के पास्ट ईयर्स को आप अच्छे से एनालाइज करो। और जैसे जो भी यूजीसी नेट का सिलेबस होता है, आप सब जानते होंगे, बहुत ब्रॉडली डिफ़ाइन करता है सब चीज़ों को, जबकि हर एक एग्ज़ाम में वो सब सेक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछता है। ब्रॉडली वो 6-7 सेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, 2-3 सेक्शन अनटच्ड ही रहते हैं लगभग।
तो मेरी स्ट्रेटजी ये है कि जिस ईयर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो 5-10 साल, उससे भी ज़्यादा 10-15 साल के पेपर, पास्ट ईयर्स पेपर अच्छे से एनालाइज करिए। उसके बाद उसमें जो भी क्वेश्चन रिपीटेटिव हैं, जैसे क्वेश्चन में बेसिकली पेपर्स दो टाइप से बनते हैं, या तो मैथमेटिकल साइड पेपर बनता है जिसमें इकोनोमेट्रिक्स और न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस रहते हैं, और दूसरा अगर दूसरे टाइप में इंडियन इकोनॉमी, पब्लिक फिनेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरेटिकल पार्ट पे कभी कभी ज़्यादा फोकस रहता है। तो आप दोनों पोर्शन को, मैथमेटिकल और थियोरेटिकल, दोनों तरह से तैयार करें। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने हॉल आर वेरियन की बुक पढ़ी थी, तो हॉल आर वेरियन से आप थियरी भी रिवीजन करें और प्लस उसके न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि पेपर में कभी कभी थियरी से ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप दोनों तरह से आपको प्रिपेयर रहना होगा। दूसरी चीज़ क्या है, मॉक टेस्ट का पेपर 2 के लिए मैंने बेसिक टेक्स्ट बुक जो है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने हॉल आर वेरियन पढ़े, जैसे सत्यम ने भी बताया, इंडियन इकोनॉमी के लिए हम लोगों ने उमा कपिला और रमेश सिंह प्रेफर किया था। पब्लिक फिनेंस, इन सब चीज़ों के लिए मैंने मास्टर्स के जो टीचर्स ने पढ़ाए थे नोट्स, उससे रिवीजन किया था। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में वेलफेयर वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट, कभी कभी 3-4-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मोनोपोली, ये सबसे अच्छे क्वेश्चन कभी कभी 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हर एक पोर्शन को अच्छे से करें, प्लस उस पर न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करें। मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये सब चीज़ें आप एच एल आहूजा से कवर कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक स्टैंडर्ड बुक है, अंडर ग्रेजुएट में लोग पढ़ते हैं, एच एल आहूजा से आप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक आप ओलिवर ब्लैंचर्ड से कर सकते हैं, लेकिन उस लेवल की ज़रूरत नेट के एग्ज़ाम के लिए नहीं है, उसकी कोई खास ज़रूरत, आप एच एल आहूजा से अच्छी तरह से कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए मेरी भी स्ट्रेटजी ये थी कि जैसे सत्यम ने बताया कि KVS मैदान आप सब जानते होंगे, उसी बुक से हम लोगों ने उस बुक को गो थ्रू किया, एक बार रीड किया। फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक एक आता है, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज हमने लगाई, मैंने तो लगभग 40-50 टेस्ट सीरीज़ लगाई थी फर्स्ट पेपर के लिए। उससे ये होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो जाता है आपको, क्योंकि उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें क्वांट के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स के, और वो काफ़ी कम्प्लेक्स टाइप के होते हैं। हाँ, डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। तो विदाउट प्रैक्टिस अगर आप जाएंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मेरी भी प्रैक्टिस के दौरान क्या होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट करना अच्छे से सीख जाते हैं कि कितने मिनट में कितना टाइम क्वांट को देना है, कितना टाइम रिसर्च एप्टीट्यूड को देना है, कितना टाइम टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सब चीज़ों को देना है। सत्यम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि नो डाउट अगर आप 30 से 35 सेट क्वेश्चन लगा लेते हैं टेक्स्ट बुक पे, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना अच्छे से आ जाता है। आप 1 घंटे के अंदर जो 50 क्वेश्चंस होते हैं पेपर 1 के, वो आप अच्छे से कर पाते हैं। एक बात और होती है कि जो आपको जिन क्वेश्चंस के लिए आप श्योर नहीं हैं, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, देन ICT, हायर एजुकेशन, इनमें कुछ ऐसे क्वेश्चन ज़रूर होते हैं जिनमें आप 100% श्योर नहीं होते हैं। तो अगर आपने उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, तो आपका जो गेस होता है उसके सही होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि वो KVS मैदान की बुक को मल्टीपल टाइम रीड करने से ज़्यादा बेटर है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करिए। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिकली देखें तो अगर आपने 30 सेट किए हैं, तो आपके पास हर एक पोर्शन से 150 क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया एक तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन के 5 क्वेश्चन है और आपने 30 सेट लगाए हैं, तो आपके कम्युनिकेशन के 150 क्वेश्चन तैयार हैं। और वहीं आप अगर आप KVS मैदान की बुक से कम्युनिकेशन का चैप्टर कितनी भी बार पढ़ लें, आप इस चीज़ को लेके श्योर नहीं हो सकते कि उन 5 में से मैं 3 या 4 क्वेश्चन हमेशा सही कर पाऊँगा। तो वो कॉन्फिडेंस जो होता है ना कि हाँ मैं जो गेस कर रहा हूँ वो सही होगा, वो बहुत मैटर करता है। अगर आप 30, 35, 40 जैसा उसने बताया उतने सेट पेपर आपने सॉल्व किए हैं तो। इसी कंटेक्स्ट में आप सत्यम जैसा फर्स्ट पेपर के लिए अभी बता रहे थे, तो इसी से मेरा जुड़ा हुआ सवाल है कि PYQs का जो है या क्वेश्चन पेपर जो प्रैक्टिस है वो इकोनॉमिक्स के लिए कितना आपकी इकोनॉमिक्स के लिए एक हद तक मैटर करता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 18-19 तक ट्रेंड पूरा थियोरेटिकल था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते थे, सीधे कौन सी ग्रोथ थियरी किसने दी है, कौन सा थियरी किस नेम से एसोसिएटेड है, ऐसे क्वेश्चंस आते थे। अभी ऐसा नहीं होता। जैसा मैंने बताया दिसंबर 2023 में जब मैंने नेट JRF क्वालिफाई किया था, तो उस समय पेपर पूरा मैथमेटिकल था, जबकि जून 2024 का जो पेपर था वो इंडियन इकोनॉमी और कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा था। तो आपको ये हमेशा अपने माइंड में प्रिपेयर करके चलना होगा कि पास्ट ईयर से पेपर 2 में एक सर्टेन लिमिट तक हेल्प मिल सकती है। ये पेपर 1 के लिए ट्रू नहीं है। पेपर 1 के लिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे पास्ट ईयर उतना बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर आप, मुझे लगता है कि किसी ने 10 साल के पास्ट ईयर लगाए और किसी ने 5 साल के पास्ट ईयर लगाए पेपर 2 में, तो उससे उसकी परफॉर्मेंस में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेपर 2 जो है वो आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है। तो आपका सब्जेक्ट पे कितना कमांड है ये बहुत मैटर करता है।
ठीक, ये मुझे लगता है कि पेपर 2 के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैटर करते हैं, लेकिन उतने नहीं जितना पेपर 1 में करते हैं। मतलब आपका कहना है कि कोई सोचे कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर करके और जेआरएफ निकालूं, तो जेआरएफ पॉसिबल, नेट पॉसिबल है। मुझे लगता है कि अगर आपने 10 साल के क्वेश्चन पेपर अच्छे से किया है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया है, तो नेट आपका ठीक है। हाँ, तो नेट होना बहुत आसान है। पर जेआरएफ के लिए तो कुछ एक्स्ट्रा एज करना पड़ेगा। जैसे कई लोग क्या करते हैं, जिनको वीडियोस देखने में बहुत कंफर्ट मिलता है। जैसे आप इंडियन इकोनॉमी के केस में देखिए, बहुत सारे लोग यूट्यूब से प्लेलिस्ट का सहारा लेते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस में कन्वीनियंट है। अगर आप वीडियोस के थ्रू ज़्यादा लर्न कर पा रहे हैं तो आप वीडियोस देखिए, आप बुक्स के थ्रू लर्न कर पा रहे हैं तो आप बुक्स के थ्रू जाइए। मेरा बुक्स के थ्रू था, तो मैं रमेश सिंह की बुक, उमा कपिला की बुक को मैंने सेलेक्टेड चैप्टर्स ही उसके मल्टीपल टाइम्स पढ़े थे और रिवाइज़ किए थे, क्योंकि मुझे वीडियोस देख के लर्न करने में उतना कन्वीनियंट नहीं रहता। मतलब इंडिविजुअली वेरी करता है। अगर आप तो कंफर्ट है, अगर आपको वीडियो हाँ, देखकर अगर लग रहा है कि आप सीख पा रहे हैं और अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, जी, तो कोई इशू नहीं है। जी। और इवन कुछ लोगों के लिए न्यूज़पेपर बहुत हेल्प करता है। जैसे मैंने बोला, डायनेमिक पोर्शन जो है इकोनॉमिक्स में मैटर करता है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट से क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ लोग के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ के भी कुछ उनके क्वेश्चन सही होते हैं। तो जेआरएफ की स्ट्रैटेजीज बहुत डिफरेंट होती हैं सबकी। आप ये नहीं कह सकते कि एक सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स पढ़ लिया और 10 साल के प्रीवियस ईयर लगा लिए तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ते रहना है और अपनी नॉलेज बढ़ाते रहनी है, क्योंकि आप कभी श्योर नहीं हो सकते कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा। ठीक, इसमें आपका एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि PYQs का, जैसे आपने बोला कि जब स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके 5 साल 6 साल देखना चाहिए। उसके अलावा भी PYQs जो PhD लेवल का जो PYQs होता है, जैसे पहले जब एंट्रेंस एग्जाम होता था, वो PYQs नेट के एग्जाम में हेल्प करता है, या जो सेट होते हैं स्टेट लेवल पर, जैसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, जो सेट होता है स्टेट लेवल पर, उसका भी हम लोग क्वेश्चन पेपर करते हैं। जो पहले PhD का हो चुका है उस टाइप का भी क्वेश्चन पेपर करते हैं, मॉक टेस्ट भी करते हैं। तो ये सब ओवरऑल जो PYQs है, PYQs का मतलब नहीं कि जो सिर्फ नेट जेआरएफ के पेपर है, उसके अलावा भी करना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ नेट जेआरएफ का जो पेपर है वही फेयर इनफ है इकोनॉमिक्स के लिए? मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर आप अदर स्टेट के सेट पेपर लगाएं तो ये हेल्पफुल होगा, बट अगर टाइम मैनेजमेंट की तरह से देखें तो ये ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा कि आप अपने बेसिक टेक्स्ट बुक को रिवाइज़ करें, कंसेप्ट आप थियोरेटिकली साउंड रहें, कंसेप्चुअली क्लियर रहे, आपका कंसेप्ट सारा क्लियर रहे, और 10 साल का एनफ है पेपर। आप अगर नेट बस नेट का पेपर 10 साल एनफ है। और आप पेपर 1 के लिए जैसा बताया कि मॉक टेस्ट करिए और प्रीवियस ईयर देखिए। पेपर 2 के लिए आप अपना कंसेप्ट क्लियर रखिए बुक से, कि आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन गलत ना हो, और बुक के ही जो पीछे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस रहते हैं, बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि नेट एग्जाम में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं डिमांड किए जाते हैं, वो बुक से थ्योरी से रिलेटेड बेसिक जो क्वेश्चन है, यूटिलिटी के क्वेश्चन हो गए, प्रोडक्शन फंक्शन के क्वेश्चन हो गए, आपके बेसिक मार्केट के क्वेश्चन, मोनोपोली ओलिगोपोली के क्वेश्चन, यही सब पूछे जाते हैं। तो आप बेसिक टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उससे आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्स पे स्टिक करना कोई उतनी अच्छी बात नहीं है। ये मेरा सजेशन है। एक चीज़ और जो हम लोग छोड़ रहे हैं, खासकर जैसे सत्यम ने भी बताया कि बहुत लोग क्या होता है कि यूट्यूब से पढ़ना पसंद करते हैं, किताबें पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। खासकर आप देखिएगा UPSC हो चाहे कोई भी एग्जाम है, लोग कुछ भी सोच रहे हैं कि अब यूट्यूब पर मिल जाए चाहे नेट पर मिल जाए, अब लोग AI भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ChatGPT भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपसे अगर कोई जानना चाहे कि अगर नेट निकालना चाह रहा है इकोनॉमिक्स में या जेआरएफ निकालना चाह रहा है, कोई यूट्यूब चैनल अगर आप सजेस्ट करना चाहें उनको, अगर आपकी नज़र में कोई हो, या आपने भी किताब से ही प्रिपरेशन? मैंने भी अपनी तैयारी किताब से ही की है, लेकिन किताब ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यूट्यूब पे क्या है, बहुत लोग बहुत सारे कंटेंट बना रहे हैं। तो अगर आप एक बेसिक, जैसे इंडियन इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी में आपको टाइम लाइन पता होना चाहिए। तो अगर कोई बेसिक टेक्स्ट बुक जैसे रमेश सिंह हो गया, या फिर आप अगर कोई भी जैसे उमा कपिला ही पढ़ रहे हैं, तो आप एक बार अगर उसको रीड करेंगे ना, तो आपको वीडियो से समझना भी ईजी हो जाएगा। क्योंकि ऐसे रैंडम कौन सा वीडियो सही है, कौन रिलेवेंट बता रही है, पता होने के लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। हाँ, एकदम। आप एक इस चीज़ में जो मैं ऐड करना चाहूँ आपकी बातों से, कि जैसे किताब पढ़ने से क्या होता है कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है। यूट्यूब से क्या होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो। ये भी जरूरी नहीं कि वो इन्फॉर्मेशन जो दिया जा रहा है वो रिलेवेंट भी हो, क्योंकि उससे कोई एडिटर नहीं है ना कुछ है, तो कोई भी अगर कुछ भी बोल रहा है। अगर वीडियो प्लेलिस्ट की बात करें तो एक अनअकैडमी चैनल पे आई थिंक उस पे जो नेट जेआरएफ की प्लेलिस्ट है, आई थिंक वो बेटर है कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि वो थोड़ा सा होलिस्टिक अप्रोच है उसका। वो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अकॉर्डिंग ही अपने वीडियोस को बनाया उन्होंने, वो एक देखा जा सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको पैसे देके अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो चल रहे हैं वहाँ पे आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेके आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो आई डोंट थिंक कि नेट जेआरएफ के लिए इतना इंपॉर्टेंट है और आपको करना चाहिए। उसकी जरूरत भी नहीं है। अगर आप नहीं कॉन्फिडेंट है तो आप वो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैंने अभी बताया
कि हम लोगों का अप्रोच था कि हम बुक्स के रिवीजन, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्रो के लिए मैंने फ्रॉइन की बुक जो थी वो मल्टीपल टाइम्स पढ़ी थी, तो जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मैक्रो इकोनॉमिक्स अपनी रिवाइज़ करनी है तो उस बुक के थ्रू रिवाइज़ कर लेता था। कोई अगर वीडियोज़ के थ्रू वीडियोज़ में ज़्यादा कन्वीनियंट है, वो अच्छे से पढ़ पा रहा है, तो नो डाउट आपको वीडियो प्लेलिस्ट लेक्चर्स देखने चाहिए। इसमें कोई बुरा नहीं है टेक्नोलॉजी यूज़ करना, आपका फोकस होना चाहिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, और वो स्ट्रैटेजी हर पर्सन के लिए डिफरेंट रहती है। किसी भी एक वन साइज फिट्स ऑल फार्मूला सबके लिए नहीं चल सकता कि मैं जो बोलूँ मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो आप फॉलो करें तो आपका हो जाए। 50-60% कॉमन हो सकता है, बाकी तो आपके हिसाब से आपको खुद चेंज कस्टमाइज़ करनी पड़ेगी। मैं भी ये सजेस्ट करूँगा, फ्रॉइन वाली बुक जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट पर्टिकुलरली नेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओपन इकोनॉमी बहुत अच्छे से मेंशन्ड है फ्रॉइन में, तो वो बहुत ज़्यादा उससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है मंडल फ्लेमिंग मॉडल से, तो फ्रॉइन की बुक बहुत हेल्पफुल है नेट इसमें हम जेआरएफ लोग के लास्ट लिए। में हैं, अब सभी एस्पेक्ट को हम लोग कवर कर चुके हैं। आप लोगों से बारी बारी से सत्यम से स्टार्ट करते हैं। सत्यम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपने 2 बार जेआरएफ निकाला है, कौन सा ऐसा चीज़ है जो आप एक मतलब नहीं होता कि कंक्लूडिंग रिमार्क जिस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम देने से पहले ये बिलीव रखना कि हो जाएगा, और ये बिलीव तब आपके अंदर आएगी जब आपने सब्सटेंशियल पढ़ा हो अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। पेपर 1 मैं अभी भी कहता हूँ कि सबके लिए नया है, सबको पढ़ना है, सब एक सर्टेन नंबर ऑफ मार्क्स ही आप उसमें ला सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आपका स्ट्रॉन्ग सूट जो है वो है आपका पेपर 2, वो आप अच्छे से पढ़िए और ये बिलीव रखिए कि हो जाएगा। तो आप जो पेपर एग्ज़ाम देते टाइम जो अटेम्प्ट कर रहे होंगे उस टाइम पे आपके अंदर नर्वसनेस नहीं होगी, और जो क्वेश्चंस आपसे सही होने चाहिए वो गलत नहीं होंगे। जब मैंने सबसे पहली बार एग्ज़ाम दिया था तो क्योंकि सबसे मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो मेरे अंदर ये नर्वसनेस थी कि पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, इस चक्कर में 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो ही जाते थे। लेकिन दूसरी तीसरी अटेम्प्ट में मुझे ये श्योर, मेरे अंदर से वो नर्वसनेस जा चुकी थी। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये बिलीव रखना कि हो जाएगा, मैंने पढ़ाई की है और मेरा रिज़ल्ट फेवरेबल होगा, ये बिलीव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत हेल्प करता है आपका एग्ज़ाम टाइम में। हाँ, मेरा फाइनल सजेशन यही रहेगा कि आप रिसोर्स सबकी देखें, लेकिन फाइनली अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि सबकी जेआरएफ क्लियर करने की अपनी स्ट्रेटजी होती है। जैसे हमने सत्यम ने दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेटजी थी जेआरएफ क्लियर करनी, तो इसी तरह से आपकी भी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और आप अलग अलग जगह से रिसोर्सेज देखें, लेकिन अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं जिसके थ्रू आपका होगा, आपका सिलेक्शन आपकी स्ट्रेटजी से ही होगा। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, हर एक पोर्शन जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ही वेलफेयर और ग्रोथ थियरी जो है उससे कम क्वेश्चन पूछते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स या मेन ब्रांचेज हैं इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से ज़्यादा आते हैं। लेकिन आपको इसे निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जब आप ये छोटे छोटे पोर्शंस कवर करेंगे अलग से, तो उससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप सही कर पाएंगे, वो एक्चुअली में आपको हेल्प करता है क्वालिफाई करने में। तो छोटे छोटे पोर्शन जैसे वेलफेयर, ग्रोथ, ये सब आपको इग्नोर नहीं करना है। आपको माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ये सब पढ़ना ही है, वो तो सबको ही पढ़ना है, सभी पढ़ते हैं। लेकिन जिन क्वेश्चंस में आप अलग कर सकते हैं, आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उस पर ज़रूर फोकस करिए, और उसको आप या बुक से कंप्लीट करिए या वीडियो से करिए, बट उसको एटलीस्ट सारा सिलेबस एक बार कवर करके जाइए, तो वो आपको हेल्प करेगा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में और सही करने में। काफ़ी बढ़िया डिस्कशन रहा, मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला और न्यू पर्सपेक्टिव मिला, और मैं इकोनॉमिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं जान रहा था। तो जो भी खासकर दोस्त इकोनॉमिक्स में जेआरएफ जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, होपफुली उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों आदमी का।